चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं रिलेशंस। मैथमेटिक्स में बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको फंडामेंटल नहीं आता है और आपको जीरो से सिखाना है। तो ये उन बच्चों के लिए क्लास है। जिन बच्चों को आता है ऑलरेडी वो चाहें तो क्लास क्विट कर लेंगे अपने हिसाब से जब उन्हें लगेगा। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये क्या है भाई। रिलेशन का अभी तक जो मीनिंग समझते हैं हम सब, वो सामाजिक तौर पर समझते हैं, सोसाइटी के हिसाब से, परिवार समाज में रिलेशनशिप। लेकिन हमें पढ़ना है बच्चों मैथमेटिक्स में, और रिलेशन बहुत ब्रॉड बाउंड्री है। इस बाउंड्री को थोड़ा सा और सुधारेंगे, थोड़ी छोटी इसके अंदर बनाएंगे एक बाउंड्री, तो वो फंक्शंस हो जाएंगे फिर। तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं रिलेशन की बाउंड्री मैं बड़ी बना रहा हूं और फिर उसमें से कुछ रिलेशंस को उठाऊंगा और उनको बना देंगे फंक्शंस। और रिलेशन की बाउंड्री बहुत बड़ी है मैंने ये कहा, तो लेकिन ये फिर भी उसी की शुरुआत होने जा रही है। तो अब ये बात बताइए, क्या ये दो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं क्या दोनों सही हैं? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, क्या सही होना चाहिए? मैं 11th 12th वाले बच्चों से उम्मीद कर रहा हूं। सर वो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। बाद में हम देखेंगे। हर फंक्शन एक रिलेशन है, मतलब कई रिलेशन ऐसे होंगे जो फंक्शन नहीं होंगे। वो समझाने के चक्कर में अपने आप ही ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसी रिलेशन को फंक्शन किस परिस्थिति में कहा जाता है। ठीक। दूसरी बात, आखिर ये रिलेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? 11वीं और 12वीं क्लास का कोई भी बच्चा होता है उसके दिमाग में ये आता है, यार पढ़ा क्यों रहे हो इसको, ये बताओ पहले तो बच्चों मैं आपको ये डाउट क्लियर करता हूं पहले कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। होता क्या है बच्चों कि कई बार हमारे पास बहुत बड़े सेट होते हैं। बहुत बड़े सेट का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ऐसे। ये बड़े सेट हैं, बहुत बड़े सेट हैं। इनके बारे में जब आप पढ़ते और समझते हैं तब लगता है कि ये इतने छोटे नहीं है अभी। तो बच्चों ऐसे समझिएगा कि जैसे हमारे पास कोई बड़ा सा खेत होता है। अब वो बड़े खेत को किसान के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वो क्या करता है, खेत का पार्टीशन कर देता है, खेत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। 4 हिस्सों में बांट दिया, हो सकता है ज्यादा में बांट दे, लो जी ऐसे बांट दो और इधर भी बांट दो। ऐसे छोटी छोटी क्यारियां बना लेता है। तो उस किसान के लिए मैनेज करना आसान हो जाता है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, बीज बोना हो, अलग अलग बना देता है ऐसे। बच्चों बिल्कुल यही काम हम यहाँ भी करते हैं। हम एक बड़े सेट को छोटे छोटे सेट्स सबसेट्स में बांटते हैं, और बांटने के लिए हमें जिस उपकरण की आवश्यकता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हम ये बताएंगे आपको बाद में, तुल्यता संबंध हिंदी में, कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा टूल है जो किसी भी बड़े सेट में अगर लगा दिया तो ये तय मानिए आप उसे छोटे छोटे सबसेट में बांट सकते हैं। एक बड़े सेट को बहुत सारे छोटे छोटे सबसेट में बांटने का जो आपकी कैंची है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसीलिए पढ़ना है और आगे को याद रखना है। जब तक जिंदगी में आप मैथ पढ़ेंगे तब तक हमेशा कैंची यही रहेगी। जब भी किसी बड़े सेट को छोटे छोटे सबसेट्स में बांटना होगा, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन ही लगाना है। दूसरी कोई चीज है ही नहीं तो आप लगाएंगे कहां से? इसलिए पढ़ाते हैं। और मैं करके दिखाऊंगा लास्ट में आपको। एक बड़े बड़े सेट हैं उनको छोटे छोटे, और जितने मैं आप कहेंगे 2 हिस्से में, 4 हिस्से में, 5 हिस्से में, 8 हिस्से में, 10 11 12 13, जितने 50, जितने हिस्सों में आप बांटना चाहें उतने हिस्सों में सेट को बांट सकते हैं।
ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो रिलेशन वाला चैप्टर हम इसलिए पढ़ाते हैं। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। हम्म। तो बच्चों ये तो है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये तो, और क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर का जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा आपको, वो बताया मैंने। ठीक हो गया। तो चैप्टर शुरू कैसे किया जाए, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो चैप्टर में जब हम बात करेंगे सबसे पहले, तो हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली पहले, और मैं उससे भी पहले एक बेसिक चीज में आ रहा हूं, वहां से शुरू करते हैं अब। तो जरा आप कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा, कुछ चीजें हम पहले लिखते भी हैं, थोड़ा समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो सेट हैं, let A and B be two non-empty sets। बच्चों जब भी मैथ्स में कोई काम करेंगे तो सेट नॉन एम्प्टी ही लेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट का कोई एग्जिस्टेंस वैसे होना नहीं है। तो फिर अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है, इस तरह से एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, एक्स ट्रोमा वाई, सच दैट जो एक्स होगा वो ए का एलिमेंट होगा और जो वाई होगा बी का एलिमेंट होगा। ये आपके पास होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये दो सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये ए और बी का है। अगर बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो बी को पहला लेंगे। पहले इसको बता देते हैं कि इसे क्या कहेंगे, मैं ये समझाता हूं। इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। पेयर क्यों कहते हैं ये तो समझ में आ गया, क्योंकि दो हैं। अब सवाल है ऑर्डर्ड क्यों कहते हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेट थ्योरी जब तक आपने पढ़ी होती है उसमें ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे कोई सेट है उसमें 1,2 लिखा है और कोई दूसरा सेट है उसमें 2,1 लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट में वही एलिमेंट आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता सेट में, लेकिन यहां फर्क पड़ता है। यहां तय है कि जो पहला है वो ए में से ही आएगा और जो दूसरा है वो बी में से ही आएगा। तो मतलब आपने इसका ऑर्डर तय किया तो ये ऑर्डर्ड हुआ। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को कि ऑर्डर्ड क्यों है। जैसे मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हो सकता ना आया हो किसी को। एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट आपने कहा 2,5 है, तो सभी लोग जानते हैं कि 2 एक्स कोऑर्डिनेट होगा और 5 वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये भी तो ऑर्डर्ड पेयर हुआ या नहीं हुआ। यहां भी आपने तय कर रखा है कि पहला वाला गारंटी है एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट ही होगा। तो जब आपने तय कर रखा है तो इसे ऑर्डर्ड पेयर कहें या ना कहें 2,5 को। कहेंगे सर। चलो बढ़िया, ठीक हो गया। तो हम ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं बच्चों, ये समझाया। पहली बार ऑर्डर शब्द आया है सेट थ्योरी में। शुरुआत में ऑर्डर नहीं होता, उसमें एलिमेंट्स लिख दो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां अब चीजें तय हो रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां से बच्चों, अगर ए और बी चीज, बी और ए का ऑर्डर्ड पेयर लेना होता तो उसको बी इंटू ए कहते और पहला एलिमेंट बी का होता। अगर मैं लैम्डा कोमा म्यू लिख दूं तो लैम्डा बी का एलिमेंट होगा और जो म्यू है वो ए का एलिमेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर्ड पेयर यहां भी है। चलो इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझाते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई।
मैं इसको और सरल बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं, ए को इस सेट ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं चलो, और बी ले लेते हैं 4,5। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, 1 2 3 ये सेट है और 4,5 ये है। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे बेटा उसमें 1,4 1,5, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा, 2,4 2,5 3,4 और 3,5 ये आया। ये आपका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या मैं आप सभी लोगों को समझा पाया हूं? देखिए तो किसी बच्चे को ना नहीं आया है तो आप बोल दीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको रिलेशन समझ में आ गए बच्चों तो आपको फंक्शंस बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। फंक्शंस अच्छी तरह समझ में आए तो मैं आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा, और उसके बाद तो फिर कैलकुलस में कुछ है ही नहीं यार, इतना ही होता है। जिसको इतना आइडिया समझ में वो कभी नहीं रुकेगा। क्या इतना सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? मैं डाउट वाले बोले कोई है तो। ठीक है, आपको लगता होगा ये तो बड़ा बच्चों वाली बातें पूछी जा रही हैं और बताई जा रही हैं, क्या बताना है इसमें? तो इनको लाइटली मत लीजिएगा। अभी शुरू में आपको लगेगा, थोड़ी देर में देखिएगा असली खेल इन्हीं से शुरू हो जाना है। अगर मैं ऐसा शुरू कर दूं 1 2 3 को बाद में ले लूं बी इंटू ए, तो 4 से शुरू करते हैं, तो 4,1 4,2 4,3 तीन हो गए, 5,1 5,2 5,3। अच्छा तो बच्चों ये बताइए, आपने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देख लिया, बी और ए का भी देख लिया, क्या दोनों बराबर हैं? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या ये बराबर हैं? कोई और स्टूडेंट जवाब देना चाहेंगे? नो सर। नो सर। अच्छा क्यों नहीं है, उसका जवाब भी देना चाहिए हमें। आपने नहीं तो कह दिया। क्योंकि एक्स की जगह ना ए बी में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बी ए की में वाई कोऑर्डिनेट वाले प्लेस में है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा अगर कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, कुछ अलग आएंगे तो भी बराबरी हो सकती है या नहीं? जैसे कुछ कुछ तो कॉमन आ गए दोनों में, कुछ अलग आ गए, तब बराबरी मानेंगे? अरे भाई बाकी लोग भी सोचिएगा कि दो सेट कब बराबर होते हैं बेटा? जब उन दोनों के एलिमेंट इक्वल होंगे। हाँ मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं ना, यस तो सर। तभी बराबरी होती है, और तो कोई चांस नहीं है बराबर होने का। ठीक है। अच्छा दूसरी बात यहां पर आप देखिएगा, इसी वाले में देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा प्लीज, ए में कितने एलिमेंट हैं और देखिएगा ए में कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट हैं? ए में तो 3 है और बी में 2 है। बी में 2, हाँ। और यहाँ पर बताइए, मैं जो पहले वाला जो मैंने निकाला है उसमें ए इंटू बी में कितने हैं इसमें? 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक हो गया। एलिमेंट किसको कहते हैं ये सेट थ्योरी में समझना बहुत जरूरी है। शुरू में बच्चों को लगता है एलिमेंट में क्या समझना है, सेट का एलिमेंट जो होता है वो सेट का एलिमेंट ही हुआ। बिल्कुल, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब सेट अकेले था तो उसमें कोई एलिमेंट ऐसे होता है, लेकिन जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्मेट लिया है तो एलिमेंट इस फॉर्मेट का आ रहा है। अभी एलिमेंट ऐसे ऐसे आएंगे ना सेट में
क्योंकि सेट भी वैसे वैसे होते जाएंगे कि लास्ट में पूरी कहानी पढ़ने के बाद कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्हाट इज सेट, सेट क्या है, ये समझने में ही दिक्कत आ सकती है कई लोगों को। क्या आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है? A well-defined collection of an object is known as set. और वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिल्कुल। तो चीजें अगर वेल डिफाइंड हो जाएं तो फिर वो कलेक्शन को सेट कहते हैं। क्या सेट का एलिमेंट भी सेट हो सकता है? No, sir. अच्छा, और कोई स्टूडेंट क्या राय रखते हैं इस पे? क्या सेट का एलिमेंट खुद भी सेट हो सकता है, ये सवाल है बच्चों। अरे भाई बाकी लोग भी बोलो, गलत सही जो भी होगा कोई बात नहीं, बोलो तो सही। यस सर, हो सकता है। यस सर। अच्छा, तो सेट का एलिमेंट सेट हो सकता है, ये बात सही है बेटा, हो सकता है। जैसे मेरे पास एक सेट है, उसमें अभी एम्प्टी सेट है 5, सिंगलटन 1 और सिंगलटन 1 2। ये मेरे पास एक सेट है जिसका हर एलिमेंट भी सेट है, तो ये पॉसिबल है बच्चों। इसीलिए सेट का एलिमेंट भी सेट हो सकता है। तो सेट का एलिमेंट ध्यान से समझना होता है, क्योंकि सेट टिपिकल होते जाते हैं तो एलिमेंट भी उतने टिपिकल होते जाते हैं। तो किसी चीज को आप एलिमेंट समझ रहे हैं या सेट समझ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कई जगह। और दूसरा, जो बच्चे थोड़ा सा भी चीजों को पढ़ने में इंटरेस्टेड हों, वो एक पैराडॉक्स है साहब, जिसको कहते हैं रसल पैराडॉक्स। इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, या यूट्यूब पे या गूगल पे मिलेगा। मैं थोड़ा सा कहानी सुनाता हूं, और सुनने के बाद एकदम जवाब मत दीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा फिर बताइएगा। मैं आपको छोटी सी 1 या 2 1.5 मिनट की कहानी सुनाता हूं। बर्ट्रैंड रसेल साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हुआ करते थे, लाइब्रेरियन थे। लेकिन बर्ट्रैंड रसेल बहुत शानदार फिलोसफर और मैथमेटिशियन रहे, और बर्ट्रैंड रसेल साहब को इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल अवार्ड भी मिला है। तो रसेल साहब ने सेट थ्योरी जब शुरू हुई बच्चों, आप में से कोई बताना चाहेंगे सेट थ्योरी किसने स्टार्ट की? जॉर्ज ट्रेंटर, ट्रेंटर का काम था। तो शुरुआत में पैराडॉक्स में रसेल साहब ने एक ऑब्जेक्शन उठाया था। जरा सवाल सुनिएगा मेरा। एक छोटा सा कोई शहर है, छोटा सा कस्बा या गांव समझ लो, और वहां एक ही नाई है। नाई समझते हैं, बार्बर। तो शहर में एक ही नाई है और दूसरा कोई है ही नहीं वहां पर, और वो उन पुरुषों की दाढ़ी बनाता है जो अपनी दाढ़ी खुद नहीं बनाते। दाढ़ी बनाना मतलब सेव करना, सेविंग करना। कहानी सुनिएगा प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा शहर या कस्बा, कुछ कह लीजिए टाउन, वहां एक ही बार्बर है, और वो उन पुरुषों की सेविंग करता है, दाढ़ी बनाता है जो अपनी दाढ़ी खुद नहीं बनाते। तो आप इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि उस गांव में 2 रजिस्टर मान लो, 2 रजिस्टर हैं हमारे पास, एक ए और एक बी। एक में उन पुरुषों के नाम है जो अपनी दाढ़ी खुद बनाते हैं, और बी में उन पुरुषों के नाम है जिनकी सेविंग ये बार बार करता है। ठीक हो गया? तो बच्चों ये कहानी थी, अब सवाल शुरू होता है।
आप मुझे ये बताइए कि बार्बर का नाम किस रजिस्टर में होना चाहिए? ए रजिस्टर में। रजिस्टर ए में उन पुरुषों के नाम हैं जो अपनी दाढ़ी खुद बनाते हैं। गांव में एक ही बार्बर है। रजिस्टर बी में उन पुरुषों के नाम हैं जिनकी दाढ़ी ये बार्बर बनाता है। तो बार्बर का नाम रजिस्टर ए में होना चाहिए। सर वो तो दोनों में आ जाएगा। हाँ, नहीं ये आप लोग सोच रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, मतलब सोचिएगा। तो क्या इसे वेल डिफाइंड कहें? अभी तक तो लगता था हाँ यार भाई, जिन पुरुषों की दाढ़ी बार्बर बनाता है, बाकी पुरुषों खुद अपनी दाढ़ी बनाते हैं, मतलब ऐसा लगा कि वेल डिफाइंड है। बाकी कोई स्टूडेंट बोलना चाहेंगे? सर बी में। अच्छा, ठीक हो गया, अपनी अपनी राय है भाई, आराम से सोचो। दिक्कत क्या है बच्चों की, आप लोग ए या बी तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप लोग में से कोई भी ये नहीं बताने की स्थिति में नहीं है। आप ही लोगों में से, क्यों मैं भी, हम ये बताने की स्थिति में नहीं है कि मतलब अगर मैं ए आंसर दे रहा हूं तो बी कैसे छोड़ रहा हूं, और बी आंसर दे रहा हूं तो मैं ए को क्यों छोड़ रहा हूं। ये हमारे पास जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये बहुत शानदार प्रॉब्लम है रसेल साहब की, और मेरा आप लोगों से सजेशन है कि इसको यूट्यूब पे या विकिपीडिया पे इसके बारे में रसेल पैराडॉक्स जरूर पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। अरे वाह, आप 4 लोगों से पूछिए, बहस करिए, अंतहीन बहस है। आप निश्चिंत रहिए, इस बहस का समापन नहीं होगा कभी। तो सेट थ्योरी में मैं आपसे कह रहा था कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप छोटी छोटी चीजें पढ़ते समझते हैं तो आपको मजा भी आएगा। सेट क्या होता है, सेट का एलिमेंट क्या होता है, क्या एलिमेंट भी सेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने आपसे पूछा था कि सेट में किस चीज को दिक्कत है। आप में से किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे दिक्कत है। मैं तो इंतजार में था, एक बच्चा भी कहता है कि सर मुझे थोड़ा दिक्कत है, तो मैं शुरू से शुरू करता। लेकिन लोगों का ईगो इतना है कि कोई कहना नहीं चाहता। तो नहीं भी आ रहा है तब भी नहीं सीखना चाहता इंसान, अब क्या कह सकते हैं लोग। तो अब मैं क्या कहूँ आपसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईगो कोई अच्छी चीज नहीं भी बेटा, अगर नहीं आता है तो इंसान नहीं आता कहेगा, उसी का फायदा होता है उसमें। अच्छा चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब कोई बात नहीं। मैं किसी को डांटना वाटना पसंद नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को जैसा पसंद आ रहा है करने दो। अच्छा यार ये बताओ, अभी बात हुई थी कि ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। ए इंटू बी में कितने एलिमेंट थे बच्चों? 6। आप लोग 6। और बी इंटू ए में 6। एलिमेंट्स की संख्या बराबर होने के बावजूद भी ए इंटू बी और बी इंटू ए डिफरेंट सेट है ना? यस सर। तो ए इंटू बी अलग सेट है, बी इंटू ए अलग सेट है। तो बच्चों यहां पर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इन जनरल भी लिखते हैं, अगर अगर ए और बी फाइनाइट सेट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मान लो पी है। कई किताबों में बच्चों ऐसा लिखा होता है, इसको कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। ए में ए की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं। अभी हम बहुत सरल चीजें ले रहे हैं तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ही मानेंगे। अभी इनफाइनाइट सेट्स के मामले में आप लोगों से बातचीत नहीं होनी है, ठीक है? तो कार्डिनलिटी ऑफ ए ये है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मान लेते हैं 2, इसको कार्डिनलिटी ऑफ बी कहेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी कितना होगा? पी इंटू क्यू, आप ही ने बोला है अभी, और ये उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटू ए। मतलब ए और बी की कार्डिनलिटी
और बी और ए की कार्डिनलिटी बराबर है। कार्डिनलिटी ऐसे भी दिखाते हैं, अरे इधर लाइन थी यार। तो आप लोग समझ पा रहे हैं पूरी बातचीत को? यस सर। यस सर। तो अगर मैं ए और बी में कितने एलिमेंट हैं कहूंगा तो आप लोग बता सकते हैं ना, ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? ठीक, चलिए फिर हम कुछ और काम करते हैं। अब मुझे ये बताइए आप लोग, अगर मेरे पास कोई सेट है ए और उसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ये मालूम है? टोटल कितने सबसेट होंगे बच्चों? सर 5। 5। और कोई आंसर बताना चाहेंगे? सर 16। मतलब 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए, सीधे सीधे इन जनरल फॉर्मूला, ए में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतने, इतने सबसेट होंगे इसमें। ठीक हो गया। अब एक बात बताइए फिर, अगर ये बात समझ में आई है तो मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि ए की कार्डिनलिटी 5 है, बी की कार्डिनलिटी 4 है, तो आप ये बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, किसके सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी कितना होगा? आराम से सोचिए फिर बताइए मुझे। कोई भी नहीं? सर 2 raised to the power 20। बच्चों ए और ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे पहले ये सोचो। तो अभी आपने ऊपर लिखा ही है ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी इंटू क्यू, मतलब ए की कार्डिनलिटी इंटू बी की, मतलब 5 इंटू 4 मतलब 20। अब किसी सेट में 20 एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 20। टू की पावर 20 हो गया ये। इतने सबसेट बनेंगे। क्या ये सभी लोग सहमत हैं इस पर? जी सर। ठीक, तो हमारे पास सबसेट कितने बनेंगे टोटल, ए इंटू बी या बी इंटू ए में भी इतने ही सबसेट बनेंगे। तो बच्चों अब यहां से रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। ये जो ए इंटू बी के जितने सबसेट है ना, हर सबसेट एक रिलेशन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। अभी तक हमने रिलेशन डिफाइन नहीं किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया था। तो रिलेशन है every subset of A into B is a relation। इससे हर सबसेट को रिलेशन कहेंगे। तो अब ये इसी एग्जांपल में कोई बच्चा बता सकता है? करते थे आप मत बताइए कितने रिलेशन बनेंगे। अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा है बच्चों जस्ट ऊपर, ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, तो ए इंटू बी से कितने रिलेशन बनेंगे? 20। जितने सबसेट बनेंगे बेटा, 2 की क्योंकि पावर हर 20। सबसेट रिलेशन होता है।
कभी भी अगर आपको रिलेशन निकालना है तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने सबसेट होते हैं समझ लो उतने रिलेशन होते हैं, बस। तो हर सबसेट एक रिलेशन है। क्या मैं समझा पाया डेफिनेशन कि आखिर रिलेशन होता क्या है? एक ए और बी दो सेट दे रखे हैं, तो इसमें रिलेशन क्या होता है? तो मैंने कहा ठीक है, ए टू बी निकाल लो पहले, उसका कोई भी सबसेट ले लो, वो रिलेशन है। जितने सबसेट उतने रिलेशन, तो रिलेशन भी उतने ही बनेंगे 2 की पावर 20। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से फिर समझाता हूं बात को, हो सकता है क्लियर ना हो रही हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मैंने वही ले लिया है एग्जाम्पल, छोटा सा 1 2 3, और बी मैंने ले लिया 4 5। तो पहले मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया साहब, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। अब इसके हर सबसेट को रिलेशन कहेंगे करें हम, तो इसका सबसेट बता दीजिए कोई सबसेट बताओ भाई इसका, सेट का सबसेट बेटा। सर नंबर्स बताने हैं या फिर कोई भी एक उठा के बताना है? उठा के बताओ, कोई नीचे। 2,4। हाँ कोई भी ले लो, चलो 2 4 इतना ही ले लेता हूँ मैं। ये भी रिलेशन सबसेट हुआ या नहीं? हाँ हुआ। अच्छा, और बताओ यार कोई। ये भी हुआ। यस सर। तो इस तरह से आप लेते रहिए डिफरेंट सबसेट, यही रिलेशन है बस, इन्हीं को रिलेशन कहते हैं। हर सबसेट एक रिलेशन है। कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। किसी को डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। कोई डाउट नहीं है, ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पर कितने रिलेशन बनेंगे अभी? ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। रिलेशन कितने बनेंगे टोटल? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6, मतलब 64 रिलेशन बन जाएंगे। 64 सबसेट बनेंगे और 64 ही रिलेशन भी बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इतने सबसेट हो गए, रिलेशन हमने समझ लिए, तो हम कुछ खास रिलेशंस को पकड़ेंगे। उसमें अब हम जो 3 एलिमेंट्री रिलेशन को लेके चलते हैं पहले। तीनों बहुत आसान है, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा समझाने के लिए। तो सबसे पहला हम लेते हैं नल या एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। ये कहने के लिए रिलेशन हुआ, किसी काम का नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकली है तो हमें बताना तो कुछ चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एम्प्टी सेट जो होता है 5, वो सभी का सबसेट होता है। ऐसा पढ़ा है या नहीं? यस सर। चलो ठीक है। सिंस
phi is a subset of every set. So phi is a subset of A into B also. तो दुनिया में हर सेट का सबसेट हुआ फाई तो A इंटू बी का भी हो। ठीक, अभी आपने बोला है A इंटू बी के हर सबसेट को रिलेशन कहते हैं ना? Yes, sir. बट every subset of A into B is a relation. So phi is also a relation called, इनमें से कोई भी एक नाम दे दो तो नल रिलेशन रह जाता। नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, टेक्निकली वो तो फाइव ही रिलेशन होता है, काम का नहीं है लेकिन टेक्निकली है तो बताना चाहिए। सभी लोगों को समझ में आ गया है या किसी को कोई डाउट है? दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। हम ये जानते हैं कि हर सेट अपना भी सबसेट होता है, since every set is a subset of itself also. So तो A इंटू बी भी अपना ही रिलेशन होगा, ये सबसेट भी हो गया। तो ये आपके पास सबसेट है, लेकिन आपने तो कहा था कि A इंटू बी के हर सबसेट को रिलेशन कहेंगे, तो ये उस हिसाब से रिलेशन भी हुआ। बट every subset of A into B is a relation, तो इसका मतलब A into B is a relation। तो इस रिलेशन को, क्योंकि इसने पूरा ही कवर कर दिया, कुछ बचा ही नहीं, पूरा ही सेट ले लिया सबसेट के नाम पे, तो नाम से क्लियर है यूनिवर्सल क्यों रखा गया होगा। और बच्चों साइंस में हर नाम के पीछे लॉजिक होता है, वो आपके हमारे नाम की तरह नहीं है कि घर वालों को अच्छा लगा तो रख दिया, नहीं। साइंस में हर चीज के पीछे लॉजिक है, तो यूनिवर्सल नाम रखने का पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ये सबसेट जिसको कह रहे हो टेक्निकली वो पूरा सेट आ गया, तो इसलिए यूनिवर्सल कहा गया। पहला नल या एम्प्टी या वॉइड रखा, उसका भी कोई मीनिंग था। आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? आ रहा है सर समझ। अच्छा, सर हाँ जी, एक हेलो, डाउट था कह रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलेंगे बेटा। सर थोड़ा एक डाउट था ना, हाँ हाँ, तो जो हमने ए वाले में आपने लिया था ना ए और बी में, तो हाँ। पहले ए वाले में 1 2 3 थे एलिमेंट और बी वाले में 4 और 5 थे, तो जो एक मतलब ए इंटू बी आया था हमारा, वो कुछ 6 एलिमेंट दे रहा था हमको, ठीक है। लेकिन ए में अगर 1 2 3 देखा जाए, और आपने जो अभी बताया एम्प्टी सेट के हिसाब से कि 5 भी एक सेट होता है, किसी भी मतलब एक एलिमेंट होता है किसी भी सेट का, तो इस हिसाब से तो ए में 4 सेट मतलब 4 एलिमेंट होने चाहिए।
हेलो। कोई और स्टूडेंट समझ पाए हैं सवाल को? मैं सर नहीं समझ पाया, तो एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे दोबारा? सर आप वो वाला जो एग्जाम्पल था ना जिसमें ए हाँ इक्वल ये टू है, वन। ये है, यही शायद। हाँ ये वाला। ठीक हो गया। तो जैसे इसमें जो है ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, हाँ जी। और बी में 4 5 है। हाँ 2 एलिमेंट है। आपने आपने एम्प्टी सेट में क्या बताया कि जो 5 होता है किसी भी से मतलब हर सेट का एलिमेंट होता है। हाँ तो इसमें अगर ए में देखा जाए तो 1 2 3 तो है ही है, साथ में एक 5 भी होगा। ए इंटू बी के जो एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है, ए इंटू बी के जितने सबसेट होंगे उनको रिलेशन कहेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी सेट के एलिमेंट्स को उठा के रिलेशन नहीं बनता, किसी सेट के जितने सबसेट होते हैं। हेलो, हाँ हाँ। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पर समझाए। मेरे पास 8 सेट है बच्चों, 1 2 3। आप लोग बताएंगे इसका पावर सेट। पावर सेट का मतलब सारे सबसेट। 8 बनेगा 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। अब दो दो करके ले लो, 1 2, 1 3, 2 3, और एक पूरा खुद ही दिवाइड हो, 1 2 3। ये सबसेट बना, सारे सबसेट इसमें आए। 5 भी सबसेट है। क्या 5 ए का भी एलिमेंट था? मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया या नहीं दे पाया, मैं ये जानना चाह रहा था। तो 5 ना, 5 तो एलिमेंट है ही ए का। नहीं बेटा, 5 नहीं एलिमेंट, 5 सबसेट है। 5 सबसेट है। 5 बिलोंग्स टू ए और 5 इज सबसेट ऑफ ए में अंतर है ना। हाँ हाँ। ये जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना, वो बिलोंग टू और सबसेट में कर रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दोनों में अंतर है या नहीं? हाँ सर। एलिमेंट होने में और सबसेट होने में अंतर है। 5 सबसेट बोला है मैंने, क्या 5 एलिमेंट बोला है कहीं? ऐसा नहीं बोला होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक चीज और, ये जो पावर सेट मैंने अभी नीचे बनाया ना 1 2 3 का, अब इस पावर सेट का एलिमेंट है 5 इस समय। इसका तो हर एलिमेंट अपने आप में एक सेट है। इस पावर सेट का हर एलिमेंट अपने आप में क्या है? सेट। सेट है। ठीक है, लेकिन मैंने जहां आपको लिखा है वहां देखिएगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी लिखा होगा, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ नहीं लिखा होगा। क्या मैं समझा पाया या मैंने और कंफ्यूज कर दिया? ना ना, आ गया समझ में। आ गया। और लोगों को इससे कोई मदद मिली, कुछ सीखा या नहीं? अधिकतर लोग तो उदासीन अखाड़े के सिपाही हैं, बस क्लास ज्वाइन कर ली, माइट म्यूट है, बाकी लेटे रहो बैठे रहो, कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी पढ़ाओ ना, हाँ ना ना। बच्चों ये अच्छी बात नहीं है। आप अगर बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाते तो फिर फायदा नहीं हुआ उसमें। कभी तो बोलना चाहिए। मैं कोई डांटता नहीं हूँ बच्चों को, मतलब जवाब दीजिए, गलत भी हो। अभी तक कई बच्चों ने कई गलत जवाब दिए, मैंने किसी से कुछ कहा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और इसमें बोलते समय 2 या 3 लोग से ज्यादा कोई नहीं बोलता। आप लोगों को मैं आपका स्कूल टीचर तो हूं नहीं, मैंने कोई कंपलसरी तो किया नहीं है भाई, तुम अपनी इच्छा से आए हो तो थोड़ा बोला करो यार, यहाँ वो अच्छा लगता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्लियर हो गया है सबको या कोई डाउट है?
क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। चलिए 8 और करते हैं। 11 का कोर्स यहाँ पर इसके बाद, इस रिलेशन के बाद कंप्लीट हो जाता है। फिर 3 हमारे रिलेशन जो मेन बचते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वो 12th में होता है, लेकिन मैं यहीं पर उसे भी पूरा कर दूंगा, क्योंकि फंक्शंस अच्छी तरह सिखाने हैं बच्चों को, तो मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपको अब बता रहा हूं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों? ये एक ही सेट है, उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं पहले, तो उसी के ऊपर फिर आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो आइडेंटिटी में दोनों एलिमेंट सेम आते हैं। इस टाइप का रिलेशन है ये। आप कहेंगे आपने तो इतने छोटे में लिख दिया, चलो इसको थोड़ा विस्तार से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी ए मैंने 1 2 3 लिया था, अब मैं ए इंटू ए कर रहा हूं बच्चों। तो मैंने 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 1 2 3 के साथ। तो देखिए प्लीज 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब क्या करें? अब मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं आइडेंटिटी ऑन है। तो इसमें वो एलिमेंट ले लीजिए डेफिनेशन में जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हैं। आप ऊपर देखिएगा, यहाँ पर एक्स में एक्स लिखा है, तो 1 1 2 2 और 3 3 तीनों ले लीजिए। यही, क्योंकि ये सबसेट तो है ही, ए इंटू ए का सबसेट है, और इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। बाद में ये आइडेंटिटी फंक्शन भी बनाएगा ये रिलेशन, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन में भी एक्स और वाई बराबर ही होते हैं हर जगह, तो इसीलिए वाई इक्वल टू एक्स लाइन होती है आइडेंटिटी, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी कहते हैं, एक ही बात है। तो आइडेंटिटी में लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि हर एलिमेंट आना चाहिए। अगर कोई पूछे कि सर क्या ये भी आइडेंटिटी है, अगर हम 1 1 2 2 ले लें, भाई बराबर ही है, तो कहा जाएगा नहीं इसमें 3 3 नहीं आया। तो ऊपर हमने क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर फॉर एवरी लिखना चाहिए था। यहाँ पर ये आप लोग इस सिंबल को जानते हैं, फॉर एवरी या फॉर ऑल? जो शब्द हैं उनकी जो ये सिंबल होता है, फॉर ऑल एक्स या फॉर एवरी, दोनों एक ही चीज हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? फॉर एवरी और फॉर ऑल, सोचो। सेम होगा सर। To present in the class at sharp 10 a.m. is compulsory for every student, for all students। एक ही बात, सबको आना है मतलब। तो आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल और नल रिलेशन, 3 बहुत ट्रिवियल हैं। ट्रिवियल का मतलब जो सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें भी सीखना चाहिए। ये हमने आज पहले लेक्चर में सीखा है। कल के लेक्चर में अब हम लोग जो सीखेंगे वो असली काम होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और उसके बाद आखिर आप इन तीनों की मदद से इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, इन तीनों का कंबाइंड नाम। इक्विवेलेंस से पार्टीशन कैसे करते हैं, आप एक बड़े सेट को छोटे छोटे सबसेट में कैसे बांटते हैं, ये बात अब मैं कल शाम को 6:30 बजे वाली क्लास में बताऊंगा। अभी किसी को कुछ कहना या पूछना है तो आराम से बताइए।